अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, प्रोफेसर ऑफ गायनी। आज मैं डिस्कस करूंगी अंडेदानी का कैंसर यानी कि ओवेरियन कार्सिनोम। देखें जी, ओवेरियन कैंसर, हम जब कैंसर का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में इंतहाई ख़तरनाक चीज़ एक आ जाती है जिसमें समझें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब देयर इज़ नो सर्वाइवल। बट आज की साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपका ज़रूरी है कि आप अपना खुद ख्याल करें, अपना स्क्रीनिंग करवाएं, तो हो सकता है कि अर्ली कंडीशंस में तो इसका सर्वाइवल इज़ वेरी वेरी गुड। अंडेदानी का कैंसर या अंडेदानी की बेसिकली हम बात करते हैं, रसूली से शुरू करते हैं। जो ट्यूमर होता है या अंडेदानी का जो मास होता है ये दो तरह का होगा। या तो बिनाइन होगा जिसको हम कहते हैं कि ये ख़तरनाक नहीं है, या फिर मैलिग्नेंट होगा। जो ओवेरियन ट्यूमर है, चाहे वो बिनाइन है चाहे वो मैलिग्नेंट है, वो यंग एज में भी हो सकता है, वो ओल्ड एज में भी हो सकता है। डिफरेंस इनका ये है कि इनकी किस्म डिफरेंट है कि यंग एज में कौन से कैंसर कॉमन होते हैं, ओल्ड एज में कौन से कैंसर कॉमन होते हैं। पहले हम आज डिस्कस करते हैं कि जो ओल्ड एज में कार्सिनोमा है वो कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है। यूजुअली जो कैंसर अंडेदानी का कैंसर है ये एसिम्प्टोमेटिक है, मीन्स के पेशेंट को अर्ली नहीं पता चलता, और जब तक उसका फिर वज़न कम होने लगे या पेट फूल जाए या भूख ख़त्म हो जाती है, ओवर द टाइम उसके बाद पेशेंट रिकग्नाइज करता है। इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं, या ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक या बग़ैर किसी ऐसी उसको सिम्टम्स होंगे कि वो इमीडिएटली कंसल्ट करे डॉक्टर से, क्योंकि ये स्लोली ग्रो कर रहा होता है। और बाय द टाइम पेशेंट ये रिकग्नाइज़ करता है कि कुछ गलत हो रहा है या समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग या उसकी हेल्थ ड्रॉप हो रही है, बाय द टाइम ये एक्सटेंड कर जाता है। इन किन लोगों में कॉमन है? देखिए जी, वैसे तो ये डिज़ीज़ है वेस्ट की, मगर हमारी कम्युनिटी में ये बहुत कॉमन है। दूसरी बात है कि पेशेंट इसमें, मैंने जैसे आपको बताया कि क्या इसकी अलामात होंगी, जैसे आपका वज़न कम हो रहा हो, आपको भूख ना लग रहा हो, पेट फूल रहा हो, ब्लॉटिंग होती है जैसे पेट का फूलना महसूस हो रहा होगा, या प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हों जैसे पेशाब बार बार आ रहा हो क्योंकि आपका एब्डोमेन इतना फूल चुका है। ऐसी किसी भी की कोई कंडीशन लगती है, स्पेशली उन लोगों को जिनको रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर क्या है कि किसी के भी ख़ानदान में अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब होता है बाप को, माँ को, खाला, ताया, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में करीबी रिश्तेदारों में से किसी को भी किसी भी तरह का कैंसर, स्पेशली बच्चेदानी का, छाती का या अंडेदानी का कैंसर हो, या इवन कोलन का कैंसर हो जिसको हम आंत का कैंसर कहते हैं, चाहे वो मेल पार्टनर में हो या चाहे वो फीमेल पार्टनर में हो, ये फैमिली जो होती है ये हाई रिस्क होती है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये अपने कंप्लीट एनुअल फॉलोअप पे रहें। उनके रिलेटिव के लिए, पेशेंट तो थे आपकी फैमिली में, तो बेहतर है कि आप भी अपने फॉलोअप में रहें। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स थोड़ा सा भी अर्ली लगता है, शुरू में भी लगता है, तो प्लीज़ इस सिम्टम्स को कैच करें और कोशिश करें कि इसको टाइम भी पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। हम इसको, जब कोई ऐसा पेशेंट आता है, इसमें सी ओवरी में अगर इवन आप अर्ली डायग्नोस कर लें तो इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। ट्रीटमेंट तो कैंसर की स्टेज 4 तक मौजूद है। लोगों का ये कंसेप्ट है कि जी अगर हम ऑपरेशन कैंसर में करवाएंगे तो फैल जाएगा। देखिए, प्रॉपर ऑपरेशन होना, सही टाइम पे होना, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे शुआएँ हों, चाहे वो इंजेक्शन हो, वही आपकी रेमेडी है। ठीक है ना। ये कंसेप्ट है कि जी अगर हमने इंजेक्शन लगाया तो फैल जाएगा, या कैंसर को लगा कैंसर है और उसको हमने ऑपरेशन किया तो वो फैलेगा, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अब ये पेशेंट जो है यूजुअली डायग्नोज होता है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डेफिनेटली वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आपका एक मशीनी एक्सरे होगा जिसको हम CT स्कैन कहते हैं, और इस पर हम और कुछ खून के टेस्ट होते हैं जो यंग उम्र के पेशेंट में अलग होंगे और ओल्ड एज के पेशेंट में होंगे। यूजुअली हम CA-125 करवाते हैं, और अगर वो मार्कर रेज हो, फ़र्ज़ करें CA-125 रेज नहीं है, तो हम और दूसरे ट्यूमर मार्कर्स हैं जो ये करवाए जाते हैं। ये जो खून के टेस्ट हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत रेज ही तो कैंसर है, ये हमें थोड़ा सा आइडिया देते हैं। ये यूजुअली यूज़ होते हैं पेशेंट के फॉलोअप, मतलब कि ऑपरेशन के बाद और कीमो के बाद, ये जैसे जो लेवल है जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे तो हमें आइडिया होगा कि देखें आपकी ट्रीटमेंट आप पे इफ़ेक्ट कर रही है। ये ओल्ड एज की, यूजुअली ओल्ड एज की डिज़ीज़ है, कुछ मोस्टली जो एक्चुअली मैलिग्नेंट है। और मैंने जैसे आपको बताया एसिम्प्टोमेटिक होती है, आपने कंसल्ट करना है, डायग्नोसिस हो गया। अब हम उनकी मैनेजमेंट पे आएंगे। मैनेजमेंट आपकी 3 तरह की है। कैंसर, अंडेदानी के कैंसर में यूजुअली हम देते हैं मरीज़ को ऑपरेशन। अगर अर्ली स्टेज में, बिल्कुल अर्ली स्टेज में पेशेंट आती है, हम उसमें सिर्फ सर्जरी से भी हो सकता है कि
आपका स्टेज 1 है कि आपको फर्दर ना कीमो की ज़रूरत पड़े ना किसी और मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े। मगर अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में आती है या इवन अर्ली स्टेज की एडवांस सब स्टेजिंग में आती है तो उसमें आपको कीमो लगाने की ज़रूरत है। कीमो कौन सी लगेगी ये डिपेंड करता है कि आपका कैंसर टाइप क्या। बहुत अलग तरह के कीमो अवेलेबल हैं, मगर डेफिनेटली कीमो का नाम ही बड़ा ख़तरनाक लगता है। पेशेंट समझता है कि अब मेरे डेफिनेटली जिस्म सूख जाएगा, बाल गिर जाएंगे। मैं एक आपको बात बताऊं, मैंने इतने हज़ारों पेशेंट कैंसर के ऑपरेट किए हैं। वो शुरू के कुछ टाइम में निकलता है, मगर आफ्टर 6 मंथ आपके बहुत खूबसूरत बाल आते हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छे बाल आ रहे होते हैं। क्योंकि फीमेल पेशेंट का यूजली कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब हमारी आई लैशेज़ गिरना शुरू हो गई, हमारे आईब्रोज, हमारे फोरहेड और सर के बाल गिरना शुरू हो गए। डेफिनेटली बट यू जस्ट रेस्ट एश्योर, देखें हमारे लिए ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम वो चीज़ें, जैसे ही आप इसको कीमो का डोज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये बाल आपके रीग्रो करने शुरू करते हैं और ये रिकवर हो जाएंगे। पर प्लीज़ आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट लेनी है, क्योंकि इस कैंसर का रिकरेंस यानी कि वापस पलटना बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर ये एडवांस स्टेज में हो जाए तो इसका सर्वाइवल यानी कि इसका 5 साल में जितना इंसान का परसेंटेज है कि इतने लोग जी सकते हैं, वो साइंस कहती है कि वो बाकी कैंसर के लिहाज से कम है। एक तो इसमें हमें डिले पता चलता है, और दूसरा कि जी इसमें एक्सटेंसिव स्टेज में या बड़ी स्टेज में इसका सर्वाइवल भी कम है। तो बेहतर है कि स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है अंडेदानी के कैंसर की, वो प्लीज़ अपने क्लोज फॉलोअप पे रहें, वो अपनी स्क्रीनिंग पे रहें। और बेहतर होता है कि जी जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, अब तो हमें रिकमेंडेशन ये है कि जी 45-50 के बाद फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो बेहतर है कि हम उनको नहीं भी है और फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो हम उनके अंडेदानी और नस ट्यूब, जिसको हम फिलिपिन ट्यूब कहते हैं या नस कहा जाता है लेमैन में, हम उसको रिमूव करते हैं। इसके बाद एक वो ग्रुप आता है हमारे पास जो कि यंग लोग हैं। यंग लोगों में भी मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, कुछ किस्म के मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, मगर यंग एज के जो ट्यूमर हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं होते, या मैलिग्नेंसी या कैंसर जो ओल्ड एज में होता है। इसमें यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर आप सर्जरी करवा लें और जो ट्यूमर है हम उसको रिमूव कर दें तो डेफिनेटली आपके पास अल्लाह पाक ने हमें 2 अंडेदानी दी है, 2 ट्यूब दी हैं, तो उससे भी आपकी औलाद हो सकती है और अपनी फर्टिलिटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जैसे आप अपनी फैमिली को कंप्लीट करें प्लीज़, उसके बाद ज़रूरी है कि जो दूसरी तरफ की अंडेदानी और ट्यूब है उसको रिमूव करें, बिकॉज आप हाई रिस्क पेशेंट हैं। फिर हम वो बात करते हैं कि जी बिनाइन ट्यूमर क्या है। जो यंग एज है, इवन बच्चियों में बिनाइन रसूली या ट्यूमर या अंडेदानी की रसूली हो सकती है। ये एक पानी की थैली भी हो सकती है, ये खून की थैली भी हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया था एंडोमेट्रियोसिस में कि जी खून की रसूली क्या होती है, वो कैसे फैलती है। और हो सकता है कि ये डर्मोइड भी हो, कोई ऐसी रसूली हो जो सख्त हो, जिसके अंदर दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे हेयर होता है या टीथ टिश्यू होते हैं, डिफरेंट तरह के, ये डिफरेंट तरह के बिनाइन ट्यूमर्स हैं। मगर ज़रूरी नहीं होता कि ये पानी की थैली हो, और ये यंग बच्चों में भी हो सकती है, जैसे 13 साल 14 साल 16 साल के बाद, या 20-22 साल की एज में भी हो सकता है। बट गुड थिंग इज़ कि ये सारी बिनाइन है, मतलब ये कैंसर नहीं है। और इनकी ट्रीटमेंट के बाद ये आप इसकी अगर अर्ली ट्रीटमेंट इवन करवाएंगे तो हो सकता है कि डॉक्टर आपकी अंडेदानी भी बच जाए, उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दें और इस ट्यूमर को रिमूव कर दें। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि साइंस इतना एडवांस कर चुकी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादातर पेशेंट हम अब लेप्रोस्कोपी में करते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की रसूली है, अनटिल अनलेस आपको मैलिग्नेंसी है, कैंसर है जो बड़ा एडवांस हो चुका है, तो अर्ली स्टेजेस में यूजुअली जो बिनाइन स्पेशली ट्यूमर है, इवन अर्ली वेरी अर्ली स्टेज का जो यंग एज में ट्यूमर है 1 एज तक, कि आप उसको लेप्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं, मतलब बग़ैर किसी चीरे के लेप्रोस्कोपिक मशीन से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ना सिर्फ हम रसूली को रिमूव कर सकते हैं, हम आपके अंडेदानी को वापस से बना सकते हैं। बट इशू ये है कि ये जो चीज़ों को आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें। बहुत दफ़ा पेशेंट हमारे पास आती है, उसको होती क्या कहती है कि जी मुझे अंडेदानी में मेरी बेटी को रसूली थी डॉक्टर साहब, और फिर आप उसको लेते गए कि जी अभी देखेंगे, आप अवॉइड करते रहे सर्जरी को। देखें, मैंने आपको बताया कि अब सर्जरी तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। वो पहले ज़माने में इतने बड़े चीरे लगते थे, पेशेंट 10 दिन तक हॉस्पिटल में होती थी। अब तो डे केयर सर्जरी, एक दिन दाखिल हुए दूसरे दिन छुट्टी हो गई, पेशेंट अप एंड अबाउट होती है, पेशेंट बिल्कुल सेटल हो रही होती है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और टाइम पे करने से ना सिर्फ आपको तकलीफ़ कम होगी, आपका ओवेरियन रिजर्व यानी कि अंडेदानी का मांस बचा होगा, जिसको हम बहुत अच्छे से वापस बना सकते हैं। कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर कभी अंडेदानी का कोई ट्यूमर होता है और उस तरह से हम निकालें, तो कम से कम हमारे पास कुछ ना कुछ रिजर्व यहाँ का हो, कुछ ना कुछ रिजर्व वहाँ का हो। चांसेस ऑफ रिकरेंस बिनाइन ट्यूमर के हैं, ये वापस से भी हो सकती है।
देखें कोई भी रसूली, कोई भी ट्यूमर वापस हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फ़र्ज़ करें आपकी फ़िंगर है, उस पर एक दाना हुआ है। जब तक हम फिंगर को ना काट दें हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि कोई चीज़ वापस नहीं होगी। उन्हें अल्लाह पाक जानता है कि ये चीज़ वापस होगी नहीं होगी, मगर जो चीज़ आपको है उसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। बहुत दफ़ा पेशेंट को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, उसको एक रसूली छोटी सिस्ट होती है जिसे हम पानी की थैली कहते हैं, यंग एज में यूजुअली एंटीबायोटिक से कवर हो जाती है और ये खुद ब खुद सेटल हो जाती है। इवन अगर थोड़ी बड़ी उम्र में भी अगर पानी की थैली होती है, कोई रसूली होती है, तो हम उसको फॉलोअप करते हैं 3 मंथ में कि जी उसका साइज़ कम हो रहा है। अगर साइज़ कम हो रहा है पेशेंट को और खुदा न खासा कोई ख़राब अलामात नहीं है तो उसको भी हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। बट अगर हमें लगे कि जी साइज़ बढ़ रहा है या आपको कोई और सिम्टम्स हैं या स्पेशली फैमिली, जैसे देखिए रिस्क फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि आपकी खुदा न खास्ता फैमिली में किसी को ना। इसके अलावा ये उनको ज़्यादा कॉमन होता है कैंसर अंडेदानी का जिनके बच्चे कम थे या जिनकी डिलेड मैरिज थी या बच्चे थे ही नहीं, या फिर जिन्होंने बहुत लंबा बेऔलादगी का इलाज लिया। इन लोगों में ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि शायद कैंसर होने के चांस। हर पेशेंट में जिसने इलाज लिया, हर पेशेंट जिसके बच्चे नहीं हैं या नली पैरा है, उनके अंदर ज़रूरी नहीं है, बट ये एक रिस्क फैक्टर है। हो सकता है कि आप में रिस्क ज़्यादा हो एक जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में, बट सबसे इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक रिस्क फैक्टर होता है कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को भी कहीं का कार्सिनोमा था। बहुत दफ़ा पेशेंट हमारे पास आती है, उसको कोई पानी की थैली होती है, इवन वो शदीद पेन के साथ आती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं कि जी अंडेदानी आपका बल खा गई, टॉर्जन हो गया या वो अंदर फट गई। सो ऐसी कंडीशन में प्लीज़ ये एक इमरजेंसी है, आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसर्न करें। हो सकता है वो आपकी इमरजेंसी में सर्जरी हो। फिर मैं कहूँगी कि इवन टॉर्जन को और इस कंडीशन में भी अगर हीमोडायनेमिकली मतलब आपका बीपी पल्स सब सही है तो आपको चीरे वाले ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम आपको लेप्रोस्कोपी से ऑपरेट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट मैसेज आपका ये है कि देखें आपने खुद अपने आप को फॉलोअप पे रखना है। स्पेशली आपको कोई कैंसर नहीं है, आपको कोई ट्यूमर नहीं है, आपको कोई बिनाइन रसूली नहीं है, मगर आपको पता है कि आपके फैमिली में ये चीज़ होती रही है, तो एटलीस्ट काइंडली 1 साल में एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड तो हम करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ है, इसकी शुआओं का कोई मुज़र असरात नहीं है और कम से कम आपकी भी सेटिस्फेक्शन होगी, आपके डॉक्टर की भी होगी कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें आपको आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए। मैंने आपसे जब हमने छाती के कैंसर को डिस्कस किया था ब्रेस्ट वीक में, मैंने आपको बताया था कि देखें छाती के सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आप खुद उसकी डॉक्टर हैं, आप अपना छाती का मायना करें और अगर आपको कोई लगता है गुठली है तो आप इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड करवाएं और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप मैमोग्राफी भी करवा सकती हैं। बट अनलकली अंडेदानी के कैंसर, मैंने जैसे आपसे कहा, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये साइलेंट किलर होगा, या इसमें पता नहीं चलता, बहुत लेट पता चलता है। तो इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको टाइम से पहले थोड़ा बहुत आप अपने आप को फॉलोअप पे रखें। व्हाट यू कैन ओनली डू कि हमारे पास जो खून के टेस्ट होते हैं या फिर आपका अल्ट्रासाउंड है पेल्विस का, बच्चेदानी का, अंडेदानी का, वो हम एटलीस्ट साल में करवाएं जो लोग रिस्क फैक्टर में हैं, ताकि आप इस मोजी मर्ज से बच सकें। टेक होम मैसेज ये है आप सबके लिए कि हमने ज़रूरी नहीं है कि अंडेदानी का कैंसर सिर्फ बूढ़े लोगों में हो, शादीशुदा में हो या गैर शादीशुदा औरत में भी हो सकता है। ये कैंसर और ट्यूमर 2 अलग टर्मिनोलॉजी है। ट्यूमर में कैंसर भी आएगा, मैलिग्नेंसी भी आएगी और बिनाइन भी आएगा जो कि मासूम जिसको कहा जाता है या जो ख़तरनाक नहीं होता, मगर दोनों की बहुत सारी अक़साम हैं। हर मासूम या बिनाइन ट्यूमर को छोड़ा नहीं जाता क्योंकि जितना देर आप छोड़ेंगे वो उतना फैलेगा और उस आपकी अंडेदानी को ज़ाया कर देगा। इसी तरह हर कैंसर जो ख़तरनाक होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एंड अप हो जाए आपको उसमें 100% आपको भारी वाली या हैवी कीमोथेरेपी लगे। अगर बहुत अर्ली स्टेज पे हमने पिक कर लिया तो हो सकता है आपको कीमो की ज़रूरत भी ना पड़े। आपने प्लीज़ कीमो की फुल डोज लेनी है बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसके चांसेस ऑफ रिकरेंस पलट के आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप टाइम पे कीमोथेरेपी लेंगे, डोज पूरी कर लेंगे तो आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, इसका आउटकम बहुत अच्छा है। इसकी जितना अर्ली डायग्नोज होगा या इवन चले डिले भी डायग्नोज होता है, सर्जरी आपने करवानी है, प्रॉपर बंदे से करवाए जिसकी ये फील्ड है। जितनी अच्छी सर्जरी होगी उतना ही अच्छा इंजेक्शंस या कीमो का रिस्पॉन्स होगा। आपकी जो एक दफ़ा कीमो आपने फुल डोज टाइम पे लगवा ली, बिल्कुल जैसे आपका ऑन्कोलॉजिस्ट बुला रहा है, विदाउट एनी गैप के, तो इंशाल्लाह आपके चांसेस ऑफ रिकरेंस बहुत कम होंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ हम आपसे डिस्कशन में होंगे।